फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने जाना संबंध एवं फलन से संबंधित जो हमारे 11th के कुछ टॉपिक्स थे, समुच्चय और उसको व्यक्त करने की विधि, जिसमें हमने जाना था कि समुच्चय को व्यक्त करने की विधि में रोस्टर विधि, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि, बिल्डर फॉर्म के बारे में। रोस्टर विधि में समुच्चय के अवयव को एक एक करके कॉमा देते हुए लिखते थे, जबकि समुच्चय निर्माण विधि में एक्स सच दैट एक्स या एक्स कॉलन एक्स के आधार पर उसको व्यक्त करते थे। अब बात है कि यदि हम किसी समुच्चय को लिखते हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी समुच्चय के किसी भी अवयव को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसे आप दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई समुच्चय में हमें कहता है कि बेटर शब्द का, बेटर शब्द जो है इसके अक्षर से कोई समुच्चय बनाइए। इसके अक्षर से यदि समुच्चय बनाना पड़े तो आप लिखना होगा बी, ई है तो ई, टी है तो टी, फिर उसका टी आ गया तो फिर हमने टी को लिख दिया तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, मतलब दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर से आता है ई तो ई को भी रिपीट नहीं करना है। उसके बाद है आर तो बस केवल आपको आर लिख देना है, ये हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी समुच्चय को सूचित कर सकते हैं। अब हमारा एक पॉइंट और आता है इसी में, बेसिक के अंतर्गत ही, कि उपसमुच्चय क्या है। उपसमुच्चय को समझते हैं। इसमें जान लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई समुच्चय है ए, जिसका अवयव सपोज दैट मान लेते हैं ए बी सी, और कोई समुच्चय और कोई ले लेते हैं जिसका अवयव है मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ कुछ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुच्चय ए का जितना भी एलिमेंट है, जो भी इसमें सदस्य है, वह सब का सब समुच्चय बी में भी है। तो यहीं से आपका परिभाषा मिलता है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त मतलब न रिक्त मतलब खाली, मतलब खाली नहीं है, अर्थात ए और बी में कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। तो उस स्थिति में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में दिखता हो, समुच्चय बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसको सूचित करेंगे ए सबसेट बी से। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ए सबसेट बी। और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, इसको कहते हैं सबसेट, और ये होता है सुपरसेट। तो ऐसी यदि स्थिति हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय सुपरसेट कहते हैं। इसके बाद समझते हैं कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है तो इसके कुल कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, इस बात को समझते हैं, कितने इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि कोई भी समुच्चय हो, कोई भी समुच्चय अपने आप का, मतलब ये यदि समुच्चय ए है तो समुच्चय ए का मतलब अपने आप का स्वयं का उपसमुच्चय भी हो सकता है, क्योंकि जो ये समुच्चय है इसमें सारा अवयव है सेम अपने आप में। और उसी प्रकार एक फाई मतलब रिक्त समुच्चय, इसको समझते हैं कि वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को सूचित करेंगे फाई से। तो फाई जो होता है, फाई मतलब ऐसे कहिए, या इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। ये है रिक्त समुच्चय। तो यहां से हम समझते हैं कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, जो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। यदि हम इसके सभी उपसमुच्चय को लिखें तो आप लिख सकते हैं, इसमें ए है तो पहला ए, ये भी एक समुच्चय बन चुका है। जब तक ये केवल बाहर में ए लिखते हैं तब तक ये बिलोंग्स टू ए है, मतलब ए का समुच्चय ए का सदस्य है। लेकिन यदि आप इसी के ऊपर में ब्रैकेट लगा देते हैं इसका मतलब हो गया कि ए अब ये उपसमुच्चय हो चुका है ए, क्योंकि इस समुच्चय में जो अवयव है वो इस समुच्चय में भी है।
उसी के आधार पे ए एक उपसमुच्चय हो जाएगा इसका, एक उपसमुच्चय बी भी होगा, एक उपसमुच्चय सी होगा। इसी प्रकार एक उपसमुच्चय होगा ए बी, दूसरा उपसमुच्चय आप कह सकते हैं बी सी, तीसरा उपसमुच्चय कह सकते हैं ए सी, और इसी प्रकार पहले एक एक करके लिए है 3, फिर एक एक करके 2-2 करके लिए तो 3, एक फाई और एक स्वयं, स्वयं मतलब ए बी और सी। ये सारे के सारे एस का इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, ये सभी। अब यहां इसके बाद समझते हैं यदि हमें मान लीजिए कि अभी 3 था, इसमें एलिमेंट कम है, 3 ही एलिमेंट थे, तब तो आप आराम से निकालिए। लेकिन यदि काफ़ी ज़्यादा होता तो 5, 10, 20 ऐसा होता तो कैसे निकालते हैं? तो उस स्थिति में और तो इससे ज़्यादा यदि एलिमेंट हमको, यदि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट केवल हमसे पूछा जाए कि उपसमुच्चय की संख्या बताइए, तो हम कहते हैं कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है, उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 to the power n। ये आपका एक फॉर्मूला होता है और इसको याद रखिएगा, ये हमें रिलेशन फंक्शन में भी बहुत काम का है। हमारे 12th के रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो ये सारे के सारे 11th के पार्ट्स हैं, लेकिन हमें 12th में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब समझते हैं कि यदि हम इसमें देखें उपसमुच्चय, तो देख लीजिए इसमें अवयव कितने थे, 3, n = 3, और यदि हम इसके उपसमुच्चय की संख्या निकालते तो क्या हो जाता, तो 2 to the power 3 अर्थात 2 × 2 मतलब 8। काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हम किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों को ज्ञात कर सकते हैं। अब समझते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमें आवश्यकता है 12th में रिलेशन फंक्शन के लिए। तो हम चलेंगे कि 2 समुच्चयों का क्रॉस निकालते हैं। जैसे कि मान के चलें 2 समुच्चय आपको दिया जाए, इसमें एक समुच्चय है A जिसका अवयव है ए बी सी, और कोई दूसरा समुच्चय है B जिसका अवयव है सपोज दैट 1 2, और आपसे कहा गया A क्रॉस B बता क्या होगा, A क्रॉस B। तो आप कैसे निकालोगे इसको? सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है A, उसके बाद आता है B, समुच्चय A है, बाद में समुच्चय B है। तो जब भी हम लिखेंगे क्रॉस के बारे में तो A का अवयव पहले लिखेंगे A, फिर B है तो B का अवयव 1, इसमें से A, फिर इसमें से 2। अब यदि उसमें से A लिया जाए तो इसमें से लिखने के लिए कोई नहीं बचा, तो इसको आगे A के रूप में नहीं लेंगे। अब लेंगे B, फिर 1, B 2, C 1, C 2, बस। यहां से भी आप कर सकते हैं नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। देख सकते हैं नंबर ऑफ A 3 है, नंबर ऑफ B 2, नंबर ऑफ A क्रॉस B 1 2 3 4 5 6, 3 2 6। तो इस प्रकार से आप A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे ये भी आप बता सकते हैं। अब समझते हैं यहीं से आपका रिलेशन कैसे स्टार्ट होता है। जो भी आप A क्रॉस B निकाले हैं, इसमें समझिए कि ये जो हुए ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें ये हुआ एक अवयव, ये हुआ दूसरा अवयव। A क्रॉस B का पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा, पांचवा, छठा, किसका अवयव है? A क्रॉस B का। और जो भी आप देख रहे हैं अवयव, इन सभी अवयवों में 2-2 घटक हैं। ये सभी अवयव में 2-2 घटक हैं।
तो यहीं पे पहला का संबंधी है ये दूसरा, इसका संबंधी हुआ ये, इसका संबंधी है ये, इसका संबंधी है यहाँ, इसका संबंधी है यहाँ, इसका संबंधी है यहाँ। अर्थात A क्रॉस B के प्रत्येक अवयव में दूसरा घटक प्रथम घटक का संबंधी कहलाता है, और इस प्रकार की जो घटना होती है इसी को हम संबंध कहते हैं। अर्थात संबंध जो भी होगा वह यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हो, A और B दो अरिक्त समुच्चय हो, तो A क्रॉस B के उप समुच्चय को, मतलब उप समुच्चयों से बना जो समुच्चय होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है उप समुच्चय, कहें कि इसमें रिलेशन हर जगह है, इसमें भी रिलेशन है, यहाँ भी रिलेशन है, यहाँ भी रिलेशन है, हर जगह रिलेशन है। तो इससे यदि हम जो भी इसका उप समुच्चय बनाएं, इसमें से एक ठो को लेकर के बनाएं या दो ठो ले लें या सभी को ले लें, तो इससे जो हमारा रिलेशन बनेगा, इसमें से जो भी हम इसके A क्रॉस B के सदस्य को लेकर के जो भी हम समुच्चय बनाएंगे उस वहीं पे आपका संबंध हो जाएगा, वह आपका संबंध है। अर्थात रिलेशन के अंतर्गत संबंध को हम सिद्ध करेंगे कैपिटल R से। आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि मान लीजिए कि R इक्वल यदि देता है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, या कुछ भी यदि मतलब एक एक करके कॉमा देते हुए ले रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये लिख रहा है वास्तविक संख्या के समुच्चय को सिद्ध कर रहा है, रियल नंबर। और यहाँ पर यदि एक एक करके मतलब कॉमा देते हुए रहे, इसमें से कोई मान लीजिए हम ले लेते हैं A1 B2 कुछ भी हमने ले लिया, और तब इसको यदि हम लेते हैं तो ये दर्शा रहा है रिलेशन को, संबंध, ये दर्शा रहा था मतलब वास्तविक संख्या के समुच्चय को, वास्तविक संख्या के समुच्चय, संख्या के समुच्चय को, और यहाँ पर ये दर्शा रहा है संबंध को। इसमें से यदि हम एक ठो ले लेंगे तो भी संबंध है, दो ठो ले लेंगे तो भी संबंध है, तीन को ले लेंगे तो भी संबंध है। अर्थात इसका जो भी उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय से बना हुआ जो समुच्चय होगा उसी, देखिए ये इसका, ये भी उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, संबंध है, इसका तो उप समुच्चय है ना, इसमें जो भी अवयव है वो सारा का सारा इसमें है, मतलब ये वाला इसका उप समुच्चय है। तो किसी भी A क्रॉस B का जो उप समुच्चय होता है तो सब के सब संबंध होता है, सब में संबंध होता है, क्योंकि हर एक अवयव में संबंध है। इसमें से एक होता है तो भी संबंध है, दो होता है तो भी संबंध है, तीन होता है तो भी संबंध है, चार होता है तो भी संबंध है, सब के सब ले लेते हैं तो भी संबंध है, सब के सब ले लेते हैं। यदि A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारा का सारा हमने ले लिया तो भी ये संबंध है। और यदि A क्रॉस B का सारा अवयव किसी संबंध के अंतर्गत आ रहा हो तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। तो हमें लगता है कितना तक संबंध क्या है, संबंध का उद्गम कहाँ से हो रहा है, किस प्रकार से हम A क्रॉस B से एक संबंध को निकालते हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम अपना 12th का जो है रिलेशन फंक्शन, इसके लिए बेसिक कल समझेंगे। ये हमारा 11th तक का बेसिक था, 11th का जो हमें ज़रूरी है, 11th तक की जो हमें आवश्यकता है 11th के लिए, 11th से 12th के इस एक्सरसाइज को समझने के लिए जो हमें आवश्यक था उस बात को हमने 11th से ले लिया है शॉर्टकट में। इतना यदि और इसका विस्तार से यदि जानना है तो आपको 11th का फिर वीडियो देखना पड़ेगा, 11th का हम वीडियो बना देंगे फिर। तो ठीक है, ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।